हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी एक लड़की की है जो दिखने में तो बहुत मासूम सी लगती है, पर उसका संबंध देश के नामी गैंग से है जो कि अंडरवर्ल्ड की सबसे पुरानी पर मशहूर गैंग है। इस गैंग ने अपने कुछ सिद्धांत सेट कर रखे हैं। अगर कोई भी उन सिद्धांत को तोड़ता है तो ये गैंग उनका सफाया करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते हैं, सीधा नरक लोक के दर्शन ही कराते हैं। इनका मुख्य काम लोगों को इंसाफ दिलाना और इल्लीगल काम को रोकने का है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये न्याय और शांति के लिए काम करता है। इस गैंग की शुरुआत चंद्रकला जी ने की थी और गैंग में सब उनको चंदू भाई के नाम से जानते थे और आज भी इनका इतना खौफ है कि लोग इनके नाम से ही अंदर पेशाब कर देते हैं। इनका कंट्रोल पूरे देश में था। आमतौर पर लोगों को विरासत में संपत्ति या कोई जमीन या जायदाद मिलती है, पर वैष्णवी को विरासत में ये गैंग मिली थी अपनी मम्मी से। चंद्रकला जी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने जाने से पहले अपनी इस गैंग की बागडोर अपनी बेटी वैष्णवी को दे दी जब वह केवल 18 साल की थी। चंद्रकला का लेफ्ट हैंड गौतम था। उसने वैष्णवी को बंदूक चलना, कुश्ती, घुड़सवारी, कराटे जैसी कला सिखाई जिसे वह अपने दुश्मनों से लड़ सके। वैष्णवी ने जल्द ही सब कुछ सीख लिया होता है और वह इस गैंग को बेखूबी से लीड कर रही होती है। गैंग में सब कोई उसे वंश भाई के नाम से बुलाते हैं और कुछ गिने चुने भरोसेमंद लोग ही ये जानते हैं कि वंश भाई एक लड़का नहीं लड़की है। वैष्णवी के गैंग में आते ही उसने इस गैंग का नाम ब्लैक बटरफ्लाई से बदलकर ब्लैक पैंथर रख दिया था। इसके पीछे दो वजह थी। पहली कि वैष्णवी को लगता था कि पैंथर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और उसके सोचने और समझने की ताकत सबसे ज्यादा होती है और ये खूबी उसमें बहुत ही अच्छे से है। दूसरी वजह यह है कि उसके पिता को उसकी मम्मी के जाने के बाद से ही अंडरवर्ल्ड से बहुत चिढ़ हो गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी की मौत कोई साजिश थी और उन्हें ये लगता था कि इसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से जरूर रहा है, लेकिन हकीकत क्या है किसी को नहीं पता है और वैष्णवी का गैंग ज्वाइन करने की ये उसकी सबसे बड़ी वजह है। चलिए अब वैष्णवी की जिंदगी की तरफ ले चलते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड से बिल्कुल ही अलग है। ब्लैक कलर का सूट पहने, अपने बालों को एक पोनी में बांधे हुए, होठों पर हल्की लाल कलर की लिपस्टिक, हाथ में घड़ी पहने हुए एक लड़की अपनी हील की टक टक आवाज किए घर के अंदर आ रही थी। वो सीधा आकर लिविंग रूम में बैठे प्रणव जी के गले जाकर मिलती है और कहती है, पापा आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं कंपनी को? मैंने आज 2 मीटिंग अटेंड की और मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। ये और कोई नहीं, हमारी सबसे वैष्णवी है जो अपने पिता के सामने तो आज भी वही छोटी सी बच्ची है, बाकी के सामने तो वो किसी विलन से कम नहीं है। प्रणव जी वैष्णवी के सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, आ गई मेरी बच्ची। हाँ ये थोड़ा थका देने वाला होता है, पर थोड़े ही दिनों में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। दरअसल प्रणव जी की देश के जाने माने बिजनेसमैन है और उनका बिजनेस विदेश में भी फैला हुआ है। प्रणव जी चंद्रकला से एक बिजनेस ट्रिप के दौरान मिले और दोनों को ही पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर दोनों ने शादी कर ली। वैष्णवी उनकी इकलौती संतान है। वैष्णवी अपने पापा से बहुत प्यार करती है। आखिर उसकी मम्मी के जाने के बाद एक वो ही तो है जिन्हें वो अपना कह सकती है। वैष्णवी अपने पापा के गोद में सर रखते हुए बोलती है, पापा आप भी ऐसे ही थक जाते होंगे ना? प्रणव जी जवाब देते हुए बोलते हैं, हाँ पहले थक जाता था पर अब इसकी आदत हो गई है। वैष्णवी, पापा अब से मैं आपकी काम में पूरी मदद करूंगी। प्रणव जी, देखो मेरी बिटिया रानी कितनी बड़ी हो गई है और समझदार भी। वैष्णवी, पापा मैं तो शुरू से ही इतनी समझदार थी। प्रणव जी मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, हमारी लाडो बहुत समझदार है शुरू से। चलो अब तुम जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाने के लिए बोलता हूँ। वैष्णवी अपनी जगह पर खड़ी होती हुई और नाटक करते हुए बोलती है, जी बॉस आप जैसा कहे। ये देख प्रणव जी मुस्कुराने लग जाते हैं। वैष्णवी सीधा ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। वैष्णवी का कमरा बहुत ही बड़ा और शानदार है। वैष्णवी के कमरे का रंग काला है जो कहीं ना कहीं ब्लैक पैंथर को दर्शाता है। बीच में बड़ा क्वीन साइज बेड है। साइड में एक बालकनी है जहां झूला लगा हुआ है। कमरे के अंदर आते ही वैष्णवी की बड़ी सी तस्वीर लगी होती है। वैष्णवी जैसे ही रूम के अंदर आती है उसे गैंग से गौतम का कॉल आता है और वह वैष्णवी से रिस्पेक्ट से बात करते हुए बोलता है, वंश भाई, गैंग में इसी नाम से बुलाते हैं, चाह कोई बड़ा हो या छोटा। वो किटी गैंग यहाँ पर ड्रग्स की लेन देन कर रही है हमारी वार्निंग के बाद भी। वैष्णवी बॉसी टोन और गुस्से के साथ बोलती है,
लगता है उनका जीने से मन भर चुका है। मुझे एड्रेस भेजो अभी और अपने लोगों को बोलो उनको चारों तरफ से घेर ले, पर ध्यान रहे उन्हें पता ना चले। वैष्णवी ब्लैक जैकेट के साथ ब्लैक पैंट पहन लेती है और अपने बालों को एक जुड़े के अंदर बांध लेती है और साथ ही अपने चेहरे को ब्लैक स्कार्फ से ढक लेती है, जिस वजह से किसी को ये पता नहीं चल रहा होता कि वो एक लड़की है। वैष्णवी अपनी स्पोर्ट्स बाइक की चाबी हाथ में घुमाते हुए नीचे आती है। प्रणव जी उसे इन कपड़ों में तैयार होकर देखकर उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, पापा अभी मेरी दोस्त का फोन आया था, वह मुझे रेस के लिए बुला रही हैं। प्रणव जी चिंता करते हुए बोलते हैं, बेटा तू रेस में जाना छोड़ क्यों नहीं देती? तुझे पता है ना कितना खतरनाक होता है ये? वैष्णवी अपने पापा को साइड हग करते हुए जवाब देते हुए बोलती है, पापा आपको पता है ना मुझे रेस करना कितना पसंद है, और जिस चीज में खतरा हो तभी तो मजा आता है। चलो मुझे देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। वैष्णवी बाहर जाते हुए बोलती है। प्रणव जी पीछे से बोलते हैं, पर कुछ खा के तो जा। वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, दोस्तों के साथ कुछ खा लूंगी पापा। इतना बोल वैष्णवी अपने घर से निकल जाती हैं। पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में ब्लैक पैंथर के लोग उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब बस इंतजार था तो सिर्फ उनकी लीडर का, यानी वंश भाई। तभी वहां हवा को चीरते हुए एक स्पोर्ट्स बाइक आकर रुकती है और सब उन्हें देख पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं उनके लीडर वंश भाई हैं। सब कोई झुककर उन्हें सलाम करते हैं। गौतम वैष्णवी के पास जाता है और उन्हें सलाम बोलते हुए कहता है, वंश भाई आगे क्या ऑर्डर है आपका? वैष्णवी बाकी के गैंग के लोग वहां पर होने से वह लड़की की आवाज में गौतम से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए वह लड़के की आवाज में ऑर्डर देने की टोन में बोलती है, सब कोई 3 गुट में बिखर जाओ। पहला गुट मेरे साथ आगे के दरवाजे से जाएगा और ताकि उनका ध्यान हम पर हो जाए, और तभी दूसरा गुट पीछे के दरवाजे से हमला करेगा। तीसरा गुट बाहर नजर रखेगा और अगर वो बाहर से आदमी बुलाए तो उनसे तीसरा गुट निपटेगा। गौतम वैष्णवी की बात सुनकर उसे इम्प्रेस हो जाता है और मन में सोचता है, ये तो बिग बॉस चंद्रकला वैष्णवी की माँ से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है और खतरनाक भी। सभी वैष्णवी की बात मानकर 3 हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वैष्णवी एक ही लात में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती हैं और अचानक से जोर की धड़ाम की आवाज आने से अंदर किटी गैंग हैरान हो जाती है। वैष्णवी अपनी बंदूक निकालती हैं और सामने आ रहे लोगों को सीधा निशाना बनाती है। उसका निशाना इतना सटीक होता है कि वह सामने वाले के सीधा सर के बीचों बीच जाकर लगता है। सामने की गैंग वंश भाई का निशाना देख उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और देखते ही देखते वहां खून की नदियां बहने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सामने की कुर्सी पर वैष्णवी एक शेर की तरह छाती चौड़ी किए हुए बैठी थी। किटी गैंग का लीडर जमीन पर अपने घुटनों के बल पर बैठा हुआ था, जिसका नाम काली था। वो वैष्णवी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, वंश भाई बस इस बार जाने दीजिए, मैं अगली बार ड्रग्स का काम नहीं करूंगा। वैष्णवी अपनी चेयर से खड़ी होती है और काली के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए और शेर के भांति दहाड़ते हुए बोलती है, क्या मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी? मेरी वार्निंग के बावजूद तुमने ड्रग बेचे, अब तुम्हारी सजा है सिर्फ मौत। हंसते हुए चलो तुम्हें यमराज के आज दर्शन करा ही देता हूँ, और हाँ यमराज को मेरा नमस्कार जरूर बोलना। वैष्णवी अपनी बंदूक काली के माथे पर तान देती है। काली गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, वंश भाई नहीं, माफ कीजिए। काली गिड़गिड़ा जरूर रहा था, पर उसके चेहरे के भाव उसकी बातों से बिल्कुल मैच नहीं खा रहे थे और ये बात वैष्णवी ने नोट कर ली थी। काली अपने जूते से खंजर निकलने में कामयाब हो जाता है और वह उसे वैष्णवी की ओर देखता है, लेकिन वैष्णवी को पहले से ही इस बात का अंदाजा हो जाता है और वह साइड हो जाती है, लेकिन वह खंजर उसके एकदम बाएं कंधे से हल्का सा छूकर निकल जाता है। ये देख वैष्णवी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह बिना देरी किए काली के माथे पर 2 गोलियां एक के बाद एक मार देती है। वैष्णवी गौतम की ओर अपनी बंदूक फेंकते हुए बॉसी टोन के साथ ऑर्डर देती है, इनके गैंग के मरे हुए लोगों को जंगल के भूखे शेरों को खिला दो और हमारे जो भी आदमी जख्मी हुए हैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ और उनका इलाज कराओ, और जो भी मारा है उनकी फैमिली को कंपनसेशन दो और उनके जरूरत का सारा ध्यान रखा जाए उनका। इतना बोल वैष्णवी वहां से बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे गौतम भी।
गौतम वैष्णवी की चिंता करते हुए बोलता है, आपके जख्म से तो खून आ रहा है, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ आपकी पट्टी के लिए। वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गौतम फिर से वैष्णवी की चिंता करते हुए बोलता है, लेकिन आप मेरे से तो पट्टी करवा सकती है ना। वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, अंकल आप मानेंगे नहीं ना। गौतम ना में सर हिलाते हुए बोलता है, बॉस ने आपकी जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे उसे पूरा करना ही होगा। वैष्णवी और गौतम अपने गैंग के अड्डे पर आते हैं जो कि शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ था। दिखने में तो वो कोई पार्क लगता था, लेकिन वहां पार्क के नीचे एक सुरंग बनी हुई थी जो कि एक बड़े से कमरे में खुलती थी और फिर उस कमरे में एक दरवाजा था जो कि पासवर्ड से खुलता था और वह पासवर्ड 3 से 4 लोग ही जानते थे, जो कि खुलने पर एक छोटा घर जैसा था। आपको कई कमरे और मिल जाएंगे जिनमें से एक कंट्रोल रूम था, एक वैष्णवी का खुद का कमरा और गौतम का भी एक अलग कमरा था। बाकी 2 कमरे और थे जो सब कोई उपयोग कर सकता था। गौतम वैष्णवी की पट्टी करता है। तभी वैष्णवी के फोन पर घर के एक नौकर रमेश का कॉल आता है जो कि उसके गैंग का ही एक वफादार आदमी भी था, जो वैष्णवी को बताता है कि उसके पापा को पता चल गया है कि आज शहर में कोई भी रेस कंपटीशन नहीं हुआ था और उनकी दोस्त आज उनके घर मिलने आई थी, जिस वजह से उनका ये राज उनके पापा के सामने खुल गया है और वह बेहद ही नाराज हैं। ये सुन वैष्णवी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं और उसे पता है कि अगर वह पापा के सामने आज गई तो उसका राज खुल जाएगा और उसे चोट भी लगी है। पहले तो बाइक से गिरने का बहाना बना देती, लेकिन अब वह बहाना भी नहीं बना सकती है। वैष्णवी कुछ सोचती है और तभी उसे आइडिया आता है। वो गौतम की तरफ देखते हुए बोलती है, अंकल कार से दिल्ली जाए तो कितना दूर है। गौतम जवाब देते हुए बोलता है, अगर बिना रुके जाए तो कल सुबह तक दिल्ली पहुंच सकते हैं। वैष्णवी जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है अंकल, आप मेरी दिल्ली जाने की तैयारी करवाइए। गौतम हाँ में सर हिला देता है। वैष्णवी अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे दिल्ली में उसकी मिस्टर ओबरॉय से कल की मीटिंग फाइनल करने को बोलती है और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट उसे मेल करने को कहती है। अगला दिन दिल्ली में वैष्णवी सुबह ही दिल्ली पहुंच जाती है और वह होटल जाकर थोड़ा आराम करती है और साथ ही गौतम को मिस्टर ओबरॉय के बारे में पता करने को बोलती है। थोड़ी देर बाद गौतम सारी डिटेल एक फाइल में बनाकर वैष्णवी को दे देता है। वैष्णवी फाइल खोलती है। मिस्टर ओबरॉय, पूरा नाम वेदांश ओबरॉय, रंग गोरा, चेहरा गोल, डैशिंग पर्सनैलिटी, लड़कियां उसके पीछे पागल है लेकिन वह अभी तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया है। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार, पर कोई धोखा करे तो उसे बिल्कुल बख्शता नहीं। अपने दम पर अपनी कंपनी को खड़ा किया है। उसका परिवार भी बहुत शरीफ और सरल है। वैष्णवी फाइल साइड में रखते हुए बोलती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मिलने पर मजा आएगा। आज की मीटिंग वैष्णवी के होटल रूम में ही होनी थी। थोड़ी देर बाद वेदांश समय पर होटल पहुंच जाता है और वैष्णवी के होटल के रूम नंबर 999 पर नॉक करता है। वेदांश के साथ उसकी असिस्टेंट मीरा भी आ रखी थी, जो दिखने बहुत सुंदर होने के साथ सेक्सी भी लग रही थी। उसने आज व्हाइट शर्ट और मिनी ब्लैक स्कर्ट पहना था जो उसकी सेक्सी बॉडी को और भी सेक्सी बना रहा था। गौतम आकर दरवाजा खोलता है। वेदांश और मीरा दोनों अंदर आ जाते हैं। वैष्णवी सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही होती हैं। वेदांश वैष्णवी को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। वैष्णवी अभी अभी नहाकर आई थी, इसलिए उसने सिर्फ बाथ गाउन ही पहन रखा होता है। उसकी गोरी और मुलायम त्वचा पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही थी, जो उसके त्वचा को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखा रहा होता है। उसके गोरे लंबे पैर जो कि बाथ गाउन से बाहर थे, वे वेदांश को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। वैष्णवी का चेहरा अभी नहाकर आने के वजह से हल्का गुलाबी हो रखा था, जो उसके गोरे चेहरे को और भी ज्यादा निखार रहा होता है। उसके गुलाबी पतले होठ, वेदांश का तो मन कर रहा था उसे अभी जाके अपने होठों के आगोश में ले ले, पर वह ऐसा नहीं कर सकता था फिलहाल। वैष्णवी के लंबे घने भीगे हुए बाल में वह कहीं खोसा जाता है। वैष्णवी अपना हाथ वेदांश के सामने वेव करते हुए सेक्सी आवाज में बोलती है, क्या हुआ, पहले इसे सुंदर लड़की देखी नहीं क्या? तब वेदांश अपने होश में वापस आ जाता है और वह वैष्णवी से माफी मांगते हुए उसके सामने के सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वैष्णवी वेदांश के इस सरल स्वभाव के साथ साथ उसकी डैशिंग पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पाती है। आखिर वेदांश का चार्म ही ऐसा था।
वैष्णवी मन ही मन में सोच लेती है कि यही मेरा हस्बैंड बनेगा। वैष्णवी और वेदांश की मीटिंग शुरू होती है। वैष्णवी का ध्यान मीटिंग की बजाय सिर्फ वेदांश के आ जा रहे चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रही होती है, लेकिन उसको मीरा का यूं वेदांश के करीब बैठना उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही उनकी मीटिंग पूरी होती है, वैष्णवी मीरा को रूम से बाहर भेजना चाहती है, इसलिए वह वेदांश की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, पर अकेले में। वेदांश थोड़ा शौक तो होता है, लेकिन वह दिखाता नहीं है और मीरा को बाहर जाने का इशारा करता है। मीरा वेदांश का इशारा मिलते ही कमरे से बाहर आ जाती है और साथ ही उसके पीछे पीछे गौतम भी बाहर आ जाता है। वैष्णवी अपने जगह से खड़ी होती है और वेदांश के करीब आती है और उसके गोद में बैठ जाती है और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, विल यू मैरी मे हनी। वेदांश, जो कि पहले ही वैष्णवी की खूबसूरती का कायल था और इस तरह वैष्णवी का उसके पास आना और बैठना उसकी धड़कने बढ़ा रहा था। वैष्णवी की मीठी और मधुशी भरी आवाज सुनकर उसके हाथ भी उसकी कमर के चारों तरफ काश जाते हैं, जैसे मानो वह भी यही चाहता हो। वैष्णवी वेदांश का ऐसा रिएक्शन देख मुस्कुरा देती है और बोलती है, तो क्या मैं हाँ समझूं हनी। पर अगले ही पल वेदांश अपने होश में आता है और वैष्णवी को दूर धकेलते हुए बोलता है, नो नेवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वैष्णवी कैसे वेदांश को शादी के लिए मनाएगी, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस नई कहानी में। और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी। धन्यवाद।